एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन पर और मैं हूं आपका अपना मशरकुल अनवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रेट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मूल कंसेप्ट के ऊपर में मैंने डिस्कशन किया था। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज 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 उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो देखिएगा कि सर इक्विवेलेंट वेट सर इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता क्या है। देखिए इक्विवेलेंट वेट अगर मैं फॉर्मूले से अगर आपको समझाऊं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पर सर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एन फैक्टरी क्या है, तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी से ये डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट equals to molecular weight divided by n factor। सर ये जो आपका जो फॉर्मूला है ये वेरियस कंपाउंड्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए ये वेरी करता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि किसके लिए ये फॉर्मूला क्या होगा। पहले हम आ जाते हैं कि इन केस ऑफ एलिमेंट्स सर एलिमेंट्स के लिए आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो देखिए एलिमेंट्स के लिए आपका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट will be equals to atomic weight divided by valency factor। अब देखिए कि सर पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है, सपोज कीजिए हाइड्रोजन, सपोज कीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कुछ भी जो भी फ्री पोजीशन पर है उसे हम क्या बोलते हैं सर, एलिमेंट। और जब एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनता है सर, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पर होता है। तो देखिए बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए अगर इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज सोडियम का अगर हम इक्विवेलेंट वेट अगर डिटरमाइन करें कि सोडियम का सर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो देखिए सोडियम का बेसिकली एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इट वुड बी 23। ओके, सोडियम का सर एटॉमिक वेट कितना हो गया, 23 हो गया। और सोडियम हम सभी को मालूम है कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस पर सर 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगेशन करूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, 1s2 2s2 2p 6 3s1। देखिए इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है यहाँ पर सर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दे तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नियरेस्ट जो नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको मिल जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से सोडियम हर वक्त क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन को दे करके वो हर वक्त सर प्लस का फॉर्मेशन करता है, हमेशा वो प्लस का फॉर्मेशन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके वो हर वक्त सर प्लस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि सर यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी फैक्टर कितना है सर, 1 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम का सर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा ना। सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो
अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं कि सोडियम का सर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, सोडियम प्लस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ये कुछ हो जाएगा सर इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर V फैक्टर, यानी कि ये आ जाएगा आपका सर 23/1 दैट इज 23। तो एलिमेंट का सर आपका इक्विवेलेंट वेट कुछ इस तरीके से इसको हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, आपको सबसे पहले देखना है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। जिस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है उसका वैलेंसी कितना है ये पहले डिटरमाइन कीजिए, और एक चीज देखिए कि सर उसका एटॉमिक वेट कितना है, समझ में आया, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये आप सभी ने लिख लिया है, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब आ जाता हूं सेकंड जो टॉपिक या फिर सेकंड जो चीज है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ एसिड्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट यही है एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट। देखिए एसिड्स हम कहते हैं किसको, मन में एक सवाल पैदा होता है कि सर एसिड हम कहें किसको। तो देखिए साइंटिस्ट लुईस ने उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड एक सॉल्यूशन मीडियम में H+ डोनेट करता है या फिर OH- एक्सेप्ट करता है, सर H+ को डोनेट करेगा या फिर OH- को एक्सेप्ट करेगा, उसे हम कहते हैं सर लुईस एसिड। समझ में आया नहीं आया ना? एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे किस कंपाउंड को हम एसिड कहेंगे, वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। पर पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लुईस एसिड हम उसे ही कहते हैं कि जब कोई एक कंपाउंड एक सॉल्यूशन मीडियम में H+ को डोनेट कर रहा है या फिर OH- को सर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो उसे हम कहेंगे सर लुईस एसिड। ओके, अब देखिए कि एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला आएगा। तो एसिड्स के लिए आपका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट, अब तो सर ये मॉलिक्यूल है इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। पहले मैंने क्या किया था, एलिमेंट्स के लिए उसका एटॉमिक वेट किया था क्योंकि वो सर एटम था, पर ये तो मॉलिक्यूल है इसी वजह से इसका सर मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे सर बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। सर ये कौन सा चीज है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं। देखिए सर एसिड हम उसे ही कहते हैं ना कि जो एक सॉल्यूशन मीडियम में H+ को डोनेट करेगा या फिर OH- को एक्सेप्ट करेगा। मतलब साफ है कि सर एसिड जितना H+ को डोनेट करेगा या फिर जितना OH- को एक्सेप्ट करेगा, उसका जो सर नंबर है ना, वो नंबर ही होगा आपका बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स, उसका नंबर ही होगा आपका बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, सपोज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पहले तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो देखिए नंबर 1 मेरा जो टारगेट है वो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। तो इसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन का सर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, तो 2 का कितना होगा
1 into 2, ओके। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 1, तो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 1 into 2, ओके। सल्फर का सर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दैट मीन्स सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है सर 32। हाँ, सल्फर यहाँ पर एक ही है, इसी वजह से 32 ही होगा, कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, तो देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है ना, इसी वजह से 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 plus 32 plus 64, that means it would be 98। हाँ ठीक है 98, ओके। सर मॉलिक्यूलर वेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बारी है कि सर इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ H2SO4। अब देखिए इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो आइए स्ट्रक्चर की ओर। सल्फर, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड OH एंड बॉन्ड OH, H2SO4, ओके। ये वाला हो गया स्ट्रक्चर सर किसका, H2SO4 का। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, देखिए सल्फर का टोटल में 6 हैंड्स है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 और 1 6, इसी वजह से सल्फर का सर यहाँ पर वैलेंसी पूरा हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्डेड O हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्डेड O हो गया, और यहाँ पर OH बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिएगा सर यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कितना काउंटिंग है, यानी कि कितना सर हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल हो सकता है। सर यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है जो कि डोनेट किया जा सकता है, यानी कि H2SO4 से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या है सर 2 है, 2 ही हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा ना, इससे तो ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो और हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसी वजह से सर बेसिसिटी ऑफ H2SO4 हो जाएगा आपका 2। समझ में आ रहा है, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 विल बी 2। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट अगर डिटरमाइन करूँ तो ये कुछ क्या है सर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट देखिए कितना आ गया 98, लिख दिया 98। और देखिए बेसिसिटी कितना आ गया सर 2 आ गया बेसिसिटी, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 2। इसको कैलकुलेट कीजिए 49, यानी कि आपका H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा 49। आ गया समझ में। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ आप सभी को एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके बताइए तो मुझे बच्चों, इस एग्जाम्पल को थोड़ा करो। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट इथानोइक एसिड, ओके, ये वाला एक कीजिए। नेक्स्ट कीजिए H2SO5 और पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, सर इसे हम कैरोस एसिड भी कहते हैं, और कैरोस एसिड ये वाला कीजिए। अच्छा, और क्या कीजिएगा सर H2S2O7 यानी ओलियम, ये वाला कीजिए। और एक कीजिए सर H2S2O8, ये कीजिए, ओके। और एक कीजिएगा कि H3BO3, ये कीजिए। बस ये 5 कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके हर एक को ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। प्लीज 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 वीडियो को पॉज कीजिए और ये एग्जांपल्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके मुझे दिखाइए, ओके। अच्छा, आपने कर लिया होगा। अब देखिए एक एक मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज बुक से इसको मिला लीजिएगा कि आपका ठीक हुआ है कि नहीं। तो देखिए सिंपली अगर मैं बोलूँ, पहला वाला जो है आपका क्या है सर, फर्स्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। देखिए पहला क्या है सर, इथानोइक एसिड, ओके।
ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है सर? 2 है, 2 है ना। इसी वजह से इसका सर आपका n फैक्टर यानी कि बेसिसिटी कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा ना। इसका बेसिसिटी 2 हो गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका आ जाएगा सर, कार्बन कितना है? 2 यानी 12 इंटू 2। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है सर? 12 है, इसीलिए 12 इंटू 2। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है? 4 है, यानी 16 इंटू 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखने कितना है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 24 64 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 4 से 8 10 6 7 8 9 90। ओके, तो इसका सर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा आपका 90/2, दैट मीन्स 45। ओके, देखिए किस किस का करेक्ट हुआ है वो करेक्ट दे दीजिए, और देने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किसका टोटल करेक्ट हुआ है। अगर आप चाहें तो पिक भी अपलोड कर सकते हैं आप अपने एक्सरसाइज बुक का। तो देख लिया आपने कि इथेनॉइक एसिड का कैसे होगा। अब आ जाइएगा नेक्स्ट, यानी कैरोस एसिड या फिर पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नाम में ही इसका एक ट्रेजेडी है। कैसे? H2SO5। इसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि सर बॉन्ड OH, नो डबल बॉन्ड O यहाँ पर A, और ये वाला OH और ये बॉन्ड O बॉन्ड A। यहाँ पर देखिए H2, ओके, SO5 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं सर पर ऑक्सो बॉन्ड। ओके, ये वाला सर आपका परऑक्सो बॉन्ड है। पर देखिए यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कितना काउंट है? देखिए काउंट कीजिए, 1 2 है ना हाइड्रोजन। यहाँ पर डोनेट के लिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका भी सर बेसिसिटी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी इसका भी हो जाएगा आपका 2, यानी ये भी आपका डाइबेसिक है। ओके, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कुछ पहले की तरह निकाल लीजिएगा, और मैं डिटेल्स में ये नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेसिसिटी दिखा दिया, और पहले की तरह इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा। अच्छा, दिखाई देता हूँ, देखिए मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, देखिए 1 सल्फर दैट मीन्स 32, ऑक्सीजन कितना है? 5 है, दैट मीन्स 16 इंटू 5, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 1 इंटू 2, दैट मीन्स 32 प्लस 35 6 7 8 80 प्लस 2, दैट मीन्स 4 11 114 114। ओके, और यहाँ पर देखिए बेसिसिटी कितना आया? 2 आया, दैट मीन्स इसका सर इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 114/2, दैट मीन्स 5 and 7 57। ओके, तो इसका भी आ गया 57। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा क्या है? H2S2O7, दैट मीन्स ओलियम। तो ओलियम का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? देखिए ओलियम यानी कि H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सल्फर बॉन्ड O बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड O और एक OH बॉन्ड, यहाँ पर एक OH। ये आ जाएगा आपका सर ओलियम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का सर संख्या कितना है? यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका भी बेसिसिटी कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट अगर निकाले हम तो ये कुछ ऐसा आएगा, 32 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 7 है, यानी 16 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2। तो ऐसे ही इसका निकाल लीजिएगा, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसका निकाल लीजिएगा, ऐसे ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएगा, अच्छा नेक्स्ट आ जाइएगा क्या है सर? H2S2O8। इसका स्ट्रक्चर देखिए, H2S2O8 मार्शल एसिड,
सर इसका नाम है मार्शल एसिड, लिख लीजिए मार्शल एसिड, मार्शल एसिड H2S2O8, इसको हम सर मार्शल एसिड कहते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सल्फर बॉन्डेड O सल्फर बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पर देखिए सर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसी वजह से ये आपका एक पर ऑक्सो बॉन्ड है। ये क्या है सर? आपका पर ऑक्सो बॉन्ड। ओके, यहाँ पर आपका एक पर ऑक्सो बॉन्ड है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का सर काउंट कितना है? 2 है ना, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, इसी वजह से इसका भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा सर? इसका भी बेसिसिटी हो जाएगा आपका 2। और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा पहले की जैसे, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। अब देखिए सर जो एक्सेप्शन वाला जो चीज है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब आएगा, H3BO3। यहाँ पर देखिएगा एक एक्सेप्शन है, नंबर 5 H3BO3। देखिए मैंने क्या बोला था, एसिड H+ डोनेट करेगा या फिर OH- को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए H3BO3 सर BOH होल 4 माइनस, इसका फॉर्मेशन के लिए उसको एक OH- को एक्सेप्ट करना पड़ता है सर, ये 1 OH- को एक्सेप्ट करेगा, इसी वजह से BOH होल 4 माइनस, ये जो टोटल जो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए इसका सर बेसिसिटी आपका आ जाएगा, बेसिसिटी आपका आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पर होना चाहिए था क्या 3, पर हुआ क्या 1, इसी वजह से ये आपका एक्सेप्शन का कैटेगरी में पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, इन भी लिख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए कि H3BO3 में ऐसा एक एक्सेप्शन यहाँ पर होगा। अब आ जाइएगा नेक्स्ट की ओर सर, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है कि एसिड के बारे में तो मैंने बोल दिया। अब आ जाइए इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस। सर बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए क्या होगा? तो पहले ये जानिएगा कि बेस होता क्या है। मीनिंग बेस हम किसे कहेंगे? तो देखिए साइंटिस्ट लुईस ने इसका भी डेफिनेशन हम लोगों को दे दिया है कि बेस हम उसे ही कहेंगे जो आपका एसिड का वाइस वर्सा होगा। दैट मीन्स OH- को वो रिड्यूस करेगा, डोनेट करेगा, और H+ को सर एक्सेप्ट करेगा। और इसके लिए जो टर्म आएगा, इन फैक्टर वाला जो टर्म आएगा, वो आएगा आपका एसिडिटी। वहां पर क्या था? बेसिडिटी, यहाँ पर क्या है? एसिडिटी। तो इसके लिए आपका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस। ओके, एसिडिटी ऑफ द बेस। अब देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए AlOH3 ये एक कंपाउंड है, AlOH3। तो इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए डोनेट करने के लिए सर कितना OH है यहाँ पर प्रेजेंट है? 3 OH प्रेजेंट है ना? हाँ, 3 OH प्रेजेंट है। इसी वजह से सर इसका आपका एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी इसका हो जाएगा 3। ओके, और सेमली मॉलिक्यूलर वेट भी हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसे करेंगे कि एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट को लिखेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है यानी 16 × 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन से 3 है इसी वजह से 1 × 3 आ जाएगा, और उसको भी हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी से यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? इक्विवेलेंट वेट हमें मिल जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आप मुझे करके दिखाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ आपको, देखिए NH3
NH3 इसका मुझे दिखाइएगा कि NH3 का क्या हो जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ आप कर लीजिएगा कि NH3 एक कर लीजिएगा और कर लीजिएगा NaOH, ये वाला कर लीजिएगा NaOH, और एक कर लीजिएगा आप BeOH2, ये कर लीजिएगा। ओके, ये 3 करके दिखाइए। तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप करिए, करने के बाद एक बार आंसर से यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, उससे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो कर लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, NH3 मैंने पहले ही बोला कि बेस में सर OH माइनस रिड्यूस होगा या फिर H प्लस एक्सेप्ट होगा। तो देखिए NH3 में सर एक H प्लस ये एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है NH4 प्लस, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ओके, NH4 प्लस एक्सेप्शन नहीं है, बेसिकली यही होता है कि एक H प्लस वो एक्सेप्ट करेगा और करने के बाद वो NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वो NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स उसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब सर साफ है कि इसका एसिडिटी, इसका सर आपका एसिडिटी 1 हो जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होगा पहले जैसे ही। मॉलिक्यूलर वेट कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का 17, हाइड्रोजन का 1 × 4। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया कितना 17 + 4, दैट मीन्स 1 और 2 21। तो इसका आपको इक्विवेलेंट वेट कुछ ऐसे मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 21/1, दैट मीन्स 21। समझ में आया। अब देखिए ये तो एक NH3 का हो गया। अब नेक्स्ट देखिए NaOH का क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक ही OH माइनस है रिप्लेसेबल के लिए, ये Na प्लस हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा, एक ही है। इसी वजह से इसका सर एसिडिटी कितना होगा, इसका सर आपका एसिडिटी हो जाएगा 1। ओके, इसका एसिडिटी हो जाएगा 1। अच्छा, BeOH2 के लिए देखिए यहाँ पर 2 OH है रिप्लेसेबल के लिए, तो इसका सर एसिडिटी कितना होगा, इसका भी एसिडिटी हो जाएगा आपका 2। तो एसिडिटी निकालना आपको पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको बाय प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी प्रैक्टिस के लिए और भी यहाँ पर कंपाउंड्स आप सभी को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो उसको आप प्लीज घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेस के लिए हो गया। अब आ जाएगा सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए से क्या होगा, देखिए इन केस ऑफ सॉल्ट, 4th नंबर केस, इन केस ऑफ सॉल्ट, सर सॉल्ट के लिए क्या होगा। सर सॉल्ट के लिए आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट के लिए वो कुछ ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल आयन, टोटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ऑफ द होल कंपाउंड। मान लीजिए कि सर आप एग्जांपल कीजिए यहाँ पर। अच्छा, एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, इजी एग्जांपल लीजिए। पहले देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। सर सभी के घर में है सोडियम क्लोराइड, सभी के घर में है ना, तो ये सबसे इजीएस्ट एक एग्जांपल है। देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होगा, इसको अगर हम आयन में अगर डिसोसिएट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, Na++ Cl-। ओके, ये आपका आ जाएगा Na++ Cl-, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर 1 + 1, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है सर -1।
ओके, टोटल पॉजिटिव चार्ज है आपका +1 यानी कि A, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है आपका सर -1 यानी कि A। तो इसी वजह से जिसका सर इसका सर एन फैक्टर क्या आ जाएगा या फिर टोटल चार्ज क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना 23 और क्लोरीन का 35.5 ओके डिवाइडेड बाय 1। अगर सर पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर +1 होगा। अगर नेगेटिव को करते हैं, किसी के मन में ये सवाल आ जाएगा कि सर नेगेटिव करने से क्या प्रॉब्लम है। देखिए नेगेटिव कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पर एक मॉड्यूलस ले लीजिएगा, क्योंकि हर वक्त इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इक्विवेलेंट वेट कांट बी नेगेटिव। इक्विवेलेंट वेट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हर वक्त ये पॉजिटिव होगा। इसी वजह से अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जा रहा है अगर एन फैक्टर का, तो उससे पहले एक मॉड्यूलस ले लीजिएगा। मॉड्यूलस ले लेके उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि इसका 58.5 अपॉन 1 दैट इज 58.5। तो इसका सर देखिए इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 58.5 आ गया ना। ओके, अब देखिएगा, अब देखिए और एक एग्जांपल करा रहा हूं आप सभी को कि Na2CO3 अब इसको अगर हम लोग आयन में अगर डिसोसिएट करें तो देखिए ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना कि 2Na प्लस CO3 2 हाँ देखिए Na2CO3 को अगर मैं आयन में अगर डिसोसिएट करूं तो ये कुछ आ जाएगा 2Na प्लस CO3 2 यानी कि सर इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सर 2 × 1 दैट मीन्स +2, और यहाँ पर नेगेटिव कितना है सर -2। इसका मतलब साफ है कि इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का कितना है 23, कितना सोडियम है 2 सोडियम है यानी 23 × 2 हो गया, और कार्बन कितना है 1 इसीलिए 12, ऑक्सीजन कितना है सर 16 तो 16 × 3 ओके। और यहाँ पर देखिए टोटल आपका चार्ज कितना है सर 2 है, इसी वजह से 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो भी आपका हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये तो हो गया इन केस ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पर एक चीज है कि इन केस ऑफ एसिड सॉल्ट्स, यानी कि एसिड से जो सॉल्ट बनता है उससे क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, केस नंबर 5 दैट मीन्स इन केस ऑफ एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट के लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड सॉल्ट्स वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड सॉल्ट्स divided by molecular weight of the acid salts divided by total number of replaceable हाइड्रोजन एटम ओके। और यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप सभी को, एक एग्जांपल कि सर NaCO3 ये देखिए ये एक एसिड सॉल्ट है, तो यहाँ पर देखिए कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का काउंट कितना है 1 है, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर रिप्लेसेबल के लिए। तो यहाँ पर यानी कि इसका एन फैक्टर सर कितना होगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1 +1, इसका एन फैक्टर कितना होगा सर +1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद इसका सर टोटल जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आपका ये एन फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया। अब लास्ट एक चीज देखिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए
इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करें? इन केस ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, मान लीजिए कि एक मैंने रिएक्शन दिया जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और वहां से बन गया आपका ZnSO4 प्लस H2। ओके, देखिए पहला जो मेरा काम है यहाँ पर वो है सर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो जिंक देखिए यहाँ पर फ्री स्टेट पर है, इसी वजह से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा सर 0। और अगर H2SO4 को मैं अगर आयन में अगर डिसोसिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2H प्लस SO4 2 माइनस ना, हाँ 2H प्लस SO4 2 माइनस। ओके, अच्छा ZnSO4 को अगर सेम अगर मैं करूं आयन में डिसोसिएट तो ये आ जाएगा Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। ओके, और हाइड्रोजन फ्री स्टेट पर है, इसी वजह से इसका आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि सर जिंक जो है वो 0 से सर +2 हुआ है, दैट मीन्स इसका सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इंक्रीज क्या है, दैट मीन्स ये आपका है ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का +2 से 0 हुआ है, इसका मतलब साफ है कि हाइड्रोजन यहाँ पर सर रिड्यूस्ड हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, अल्टीमेटली रिडक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो इसके लिए अगर मैं एन फैक्टर अगर कैलकुलेट करूं, एन फैक्टर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2। हाँ 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मेरे को अगर कोई पूछे कि ये जो ZnSO4 जो आपका कंपाउंड है तो इसका अब मेरे को बताइए कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सर, इक्विवेलेंट वेट ये आ जाएगा कितना होगा सर 65.37 समथिंग, अप्रॉक्स 65.37 जिंक का आ गया। सल्फर का कितना होगा सर 32 और ऑक्सीजन का कितना होगा सर 16 × 4 हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर 2 से, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एन फैक्टर कितना है सर 2 है, इसी वजह से इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पर जो आपका अच्छा कर देता हूँ, ये 65.37 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स इट विल बी 5 1 और यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 16.37 divided by 2, so 8 0.6 और 8। ओके, अप्रॉक्स ये आ गया। तो ये आपका क्या हो गया सर इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया सर ZnSO4 का इक्विवेलेंट वेट हो गया, समझ में आया। तो ऐसे ही तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, या फिर कोई भी तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन हो, हम ऐसे ही इसको डिटरमाइन करते हैं। तो समझ में आया होगा हर एक चीज, मेरा हर एक पॉइंट, इसको हर एक लाइन को आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करने के बाद अच्छा एक चीज यहाँ पर रह गया जो कि है कि अदर मेथड से कैसे हम क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिटरमाइन करें। वहां पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, वो मैं नेक्स्ट आपको और एक वीडियो में वो मैं आपको समझाऊंगा जो इक्विवेलेंट वेट का पार्ट 2 होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रमोट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।